नमस्कार साथियों, मैं मनीष महाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब 2 संविधान कार्य पे और उसका अध्याय 1 हम लोग शुरू कर चुके हैं, संविधान क्यों और क्या। और आज उसका है लेक्चर नंबर 3 और तैयारी कलेक्टर बनने की। हम आज लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं, पर आज इस लेक्चर 3 में हमें क्या पढ़ना है तो आइए जानते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शक्तियों पर सीमाएं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी देश को संविधान की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों जरूरत है संविधान की, तो उसके 4 मुख्यतः कार्य हैं, जिनमें से 2 हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। और आज जानेंगे शक्तियों पर सीमाएं। किसकी शक्तियां? सरकार की शक्तियां। और इन सरकार की शक्तियों से पहले हम यह भी जानेंगे कि सरकार का गठन किस प्रकार से भारत में होता है, वो हमें जानना अति आवश्यक है। तो सरकार का गठन किस प्रकार से होता है वो जानेंगे। फिर बात करेंगे आपातकाल की। आपातकाल इमरजेंसी क्या है, ये हमारा आज के लिए पावर बूस्टर डोज में रहेगा। पावर बूस्टर डोज में आपातकाल के अलावा मौलिक अधिकार भी रहेंगे, मौलिक अधिकारों पर भी चर्चा करेंगे। और समाज की आकांक्षाएं किस प्रकार से संविधान पूरी करता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, उसमें 4 कार्य हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषता है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं और समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। तो ये 2 हमारे लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट हो चुके हैं और आज इन्हें हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सरकार का गठन। लास्ट लेक्चर में मैं आपको यही छोड़ करके गया था कि संविधान एक विशेष रूप से सरकार का गठन करवाता है, पर ये सरकार का गठन होता कैसे है और सरकार का मतलब क्या है, पहले हमें वो समझना चाहिए। देखिए, हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें हैं। एक 2 स्तर पर सरकारें होती है, एक होती है केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए होती है, तो एक केंद्र सरकार, और दूसरी है राज्य सरकार जो एक विशेष राज्य के लिए होती है। तो हमारी केंद्र सरकार कौन है? जैसे कि आज हम कहते हैं मोदी जी की सरकार, भारत सरकार जो है वो केंद्र सरकार है, वो पूरे देश की सरकार है। एक होती है राज्य सरकार, जैसे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है, वो राज्यों की सरकार है, तो जिन्हें राजस्थान सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से जाना जाता है। अभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे केंद्र सरकार के बारे में कि उनका गठन कैसे होता है। जब अगर आपके पास बात सरकार की आए तो सरकार में कौन कौन आता है? सरकार का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो सरकार में कौन है? प्रधानमंत्री। और इसके जितने भी मंत्री होते हैं वो कौन आते हैं? सरकार में आते हैं। तो कभी भी आपसे बोला जाए केंद्र सरकार क्या है तो उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री सरकार आते हैं। अब इस सरकार का गठन होता कैसे? हम लास्ट लेक्चर में संसद के बारे में पढ़ करके आए थे, जिसमें हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से अभी आप 2 को हटा दीजिए जो कि एंग्लो इंडियन है, वैसे उनका प्रावधान भी अब हट चुका है। तो अब बचे कितने? 543। अब इन 543 के लिए क्या होता है? चुनाव होता है। बहुत सी बार आप सुनते होंगे उस पार्टी ने इतनी सीटें जीत ली। सीटें जीतने का मतलब क्या है? लोकसभा में टोटल 543 सीट है। 543 सीट का मतलब है 543 लोग जीत करके जाएंगे। अब क्या होता है कि पूरे देश को 543 भागों में बांट दिया जाता है। उन 543 भागों को हम क्या कहते हैं? निर्वाचक क्षेत्र कहते हैं, या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो और इनको किस आधार पर बांटा गया? जनसंख्या के आधार पर। जैसे कि 10 लाख लोग यहां पे रहते हैं तो ये एक निर्वाचक क्षेत्र हो गया, और ये किसी एक इंसान को चुन करके भेजेंगे। तो एक इंसान यहां से आएगा, फिर एक यहां से, एक यहां से, यहां से करके टोटल 543 लोग हमारे पास चुन करके लोकसभा में पहुंच जाएंगे। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं तो उनको राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, पर अब इनका प्रावधान पूर्ण रूप से हटा दिया है भारत की संसद ने। अब इन 543 सीटों पर, मतलब 543 जो स्थान है, वहां पे अलग अलग पार्टियों ने क्या करा है? अपने कैंडिडेट्स उतारे। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी उतारती है, कांग्रेस भी उतारती है, आम आदमी पार्टी भी उतारती है, और काफी जो छोटे मोटे दल हैं वो भी उतारते हैं। तो ये सभी क्या है? अपने अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं। और आपने बहुत सी बार सुना होगा हम तो कमल को वोट देंगे, हम हाथ को वोट देंगे, हम झाड़ू को वोट देंगे, इस प्रकार से। तो अब क्या होता है कि 543 जगहों पे सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए। अब सरकार बनाने के लिए आपको क्या आवश्यकता है कि टोटल 545 जो है इसका 50% से एक ज्यादा आना चाहिए। अब मैं 545 का 50% का मतलब है, मैं इसको काट देता हूं तो 2, तो 545 का मैं 2 में भाग देता हूं तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 1 बचा 7 और 2 और ये 0.5, 272.5 आया प्लस 1, 273.5, और अगर मैं इसे राउंड फिगर में कर देता हूं तो 274 लोग एक दल के जीत करके आने चाहिए, तभी सरकार बनेगी। मतलब इन 543 जगहों पर आपने
अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करे हैं। अगर 274 एक पार्टी के जीत करके आएंगे तो उस पार्टी की क्या बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं 2019 का। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिली 303 सीटें। 303 सीटें मिलने का मतलब क्या है, इन 543 में से 303 जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, वो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आ जाते हैं। 274 चाहिए थे, जीत 303 गए। अब मतलब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी क्या हो गई, एलिजिबल हो गई केंद्र में सरकार बनाने के लिए। अब जैसे ही ये बात राष्ट्रपति साहब को खबर लगती है कि देखो भाई बीजेपी ने इस बहुमत को पार कर लिया, बहुमत का मतलब है जो मेजोरिटी है उसको पार कर लिया, चाहिए 274 लोग थे और जीत 303 गए, तो फिर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं और सरकार बनाने का न्योता देते हैं कि आप सरकार का गठन करें। सरकार बनाने का मतलब क्या, आप प्रधानमंत्री बनाए और अपना मंत्रिमंडल है वो बनाए। बोले ठीक है। वैसे तो क्या होता है, जो पार्टियां हैं वो चुनाव से पहले ही घोषणा कर देती है कि अगर हम जीतेंगे तो ये हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे बीजेपी ने घोषणा कर रखी थी कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस ने कहा था हम राहुल गांधी जी को बनाएंगे, आम आदमी पार्टी कहती है हम अरविंद केजरीवाल जी को बनाते हैं। ये पहले से एक घोषणा हो जाती है, पर फिर भी क्या होता है, एक प्रक्रिया करी जाती है। प्रक्रिया क्या होती है, ये 303 लोग मिलते हैं, जिस पार्टी के जितने लोग जीते हैं वो मिलेंगे और वो कहते हैं हम अपना नेता किसी को चुन रहे हैं, और वो नेता जिसको चुनते हैं, जैसे कि इन्होंने चुना मोदी जी को, तो मोदी जी को नेता चुनने का मतलब क्या है कि ये प्रधानमंत्री के लिए हो गए कि भाई हम जो बीजेपी पार्टी है और उसके जीते हुए सभी जो मेंबर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, सांसद। हम सभी, हमारा नेता किसको चुनते हैं, हम मोदी जी को चुनते हैं। अब मोदी जी क्या हो गए, प्रधानमंत्री पद के लिए हो गए। अब मोदी जी और जितने बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं वो सारे मिलकर के मंत्रियों के नाम तय करेंगे कि भाई हमें इनको क्या करना है, मंत्री बनाना है। और फिर वो लिस्ट मोदी जी की और मंत्रियों की जो लिस्ट है वो किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति साहब के पास जाती है, और राष्ट्रपति साहब फिर उनको शपथ दिलाते हैं, और शपथ दिलाने के बाद क्या होता है, वो देश के प्रधानमंत्री और मंत्री बन जाते हैं, किसके, केंद्र सरकार के। तो इस प्रकार से क्या होता है, सरकार का गठन होता है। अब एक दो बातें आपको ध्यान में रखने वाली बात, आपके दिमाग में सवाल यह आ रहा होगा कि सर ये सारा जो प्रोसीजर है वो लोकसभा से हुआ, राज्यसभा का कोई योगदान नहीं है। देखिए, जो सरकार बनेगी वो लोकसभा के चुनाव के बाद ही बनेगी, और लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, और 5 साल में ही होने चाहिए, हर 5 साल में तय है संविधान में। 2019 में हुए, अब 2024 में चुनाव होंगे। पर होता क्या है कि जैसे ही बीजेपी पार्टी लोकसभा के चुनाव में जीती, और यहां पे जिस पार्टी का बहुमत मिल गया सरकार वही बनाएगी, चाहे वो राज्यसभा में उनकी सीटें कम हो ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसी पार्टी की सरकार बनेगी। अब जैसे ही यहां बीजेपी की पार्टी जीत गई और उनको लगा कि भाई अब हमारी सरकार बन गई, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे मंत्री लोकसभा में ये जो जीत करके आए इन्हीं में से बनाए, इन 303 में से बनाए। हो सकता है कि जो 233 लोग राज्यसभा में बैठे हुए हैं उनमें से ऑलरेडी 100 लोग ऐसे हों जो कि भाजपा के बैठे हों और बड़े दिग्गज नेता हो, तो हो सकता है उनको भी क्या है, मंत्री बना सकते। मंत्री आप लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, आप कहीं से भी बन सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फिर बात आती है क्या प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से बनेगा, नहीं, प्रधानमंत्री भी चाहे तो राज्यसभा से भी बन सकता है। अब जैसे मान लो कि भाई मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव लड़े ही नहीं, इन 543 सीटों से वो लड़े ही नहीं, बोल दिया नहीं मुझे नहीं लड़ना, वो ऑलरेडी राज्यसभा में बैठे हुए हैं। अब जैसे ही बीजेपी जीती तो बीजेपी ने बोला नहीं बनाएंगे तो मोदी जी को ही, तो वो क्या राज्यसभा के सदस्य हैं पर वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसे कि एक बार इंदिरा गांधी जी बनी हुई है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो ध्यान रखना है, मंत्री लोकसभा से राज्यसभा से बन सकते हैं, दोनों जगह से बन सकते हैं। प्रधानमंत्री भी लोकसभा से भी बन सकता है और राज्यसभा से बन सकता है। तीसरा सवाल मेरे दिमाग में यह आता है कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जो कि पार्टी के बहुत क्लोज हो, बहुत घनिष्ठ हो, पर वो ना तो लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या उसको मंत्री बनाया जा सकता है, हाँ या ना? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। भारत का संविधान ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसको एक बार के लिए आप मंत्री बना सकते हैं, परंतु शर्त है कि 6 माह के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर वो क्या है, या तो लोकसभा का सदस्य बन जाए या राज्यसभा का सदस्य बन जाए। अब आप कहोगे सर एक उदाहरण देके समझाइए, बिल्कुल दे देते हैं। उदाहरण में देता हूं एस जयशंकर जी का। जानते हैं आप इनको, कौन है ये? एस जयशंकर जी हैं अभी भारत के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। जब 2019 में चुनाव हुए तो इन्होंने ना तो लोकसभा के चुनाव लड़े और ना राज्यसभा में थे, कहीं पर भी नहीं थे, पर मोदी जी के घनिष्ठ थे। पहले फॉरेन सर्विसेज में रहे हुए हैं, फॉरेन सर्विसेज में रहे, अमेरिका के साथ काफ़ी जगह रहे, तो उनके रिश्ते जो भारत के साथ मजबूत कर उसमें बहुत अहम भूमिका थी। प्रधानमंत्री जी के क्लोज थे।
तो जैसे 19 में बीजेपी चुनाव जीतती है तो मोदी जी ने बोला भाई मैं तो एस जयशंकर को अपना मंत्री बनाऊंगा और वो भी विदेश मंत्रालय दूंगा। तो देखा गया संविधान में क्या प्रावधान, बोला एक बार बना लो, 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा में पहुंचा देना या राज्यसभा में। अगर 6 महीने के अंदर नहीं पहुंचा जिस दिन से वो शपथ लेता है तो इसका क्या है, जो मंत्री का पद है वो क्या है, काट देना, ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये बात संविधान कहता है। तो अब इनको क्या शपथ दिला दी गई, शपथ दिला दी, ये मंत्री बन गए, विदेश मंत्रालय इनके हाथ में सौंप दिया गया। अब देखिए लोकसभा में तो भेजना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर 543 लोगों में से या तो कोई रिजाइन दे, इस्तीफा दे, तभी चुनाव होंगे उस जगह से, या वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मर जाए, जो वहां से जीत करके आया, तो तभी आप भेज सकते हैं। तो यहां पे तो सीट खाली कराना कोई अपने हाथ में है नहीं। परंतु राज्यसभा में क्या होता है कि 6 साल से एक व्यक्ति हट जाता है, मतलब यहां पे जो भी सांसद बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं और राज्यसभा में जो सांसद बनते हैं वो 6 साल के लिए बनते हैं। और हर 2 साल में 1/3 सांसद हमारे राज्यसभा के रिटायर्ड होते जाते हैं। और राज्यसभा में सांसद कहां से चुन करके आते हैं, राज्य की जो विधानसभा है वहां के जो विधायक है वो चुनते हैं। राज्य की जो विधानसभा है, जो वहां के विधायक है वो चुनते हैं। जब जैसे अभी मैंने कहा कि आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, तो राज्य सरकारों में कौन होगा कि भाई मुख्यमंत्री और उसके मंत्री, और वो मंत्री कौन बनेंगे, विधायकों में से ही तो कोई बनेगा। तो वहां के जो विधायक है वो यहाँ के राज्य से, अपने राज्य से राज्यसभा के लिए चुनते हैं। अब जैसे मोदी जी को पता था कि अब कुछ महीनों के बाद क्या है, अपनी सरकारें कहां पर, बीजेपी की सरकार, बोले गुजरात में, बोले गुजरात में, बोले ठीक है। एक उदाहरण दे रहा हूं, तो वहां से जहां से भी उनकी पार्टी की सरकारें होती हैं वहां से वो उस पर्सन को चुनाव जिता करके भेज देते हैं। उनका पूरा दिमाग में पहले कैलकुलेशन रहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमारे ऐसे कौन से राज्य में जहां पर हमारी सरकार है वहां से हम किसी को राज्यसभा में भेज सकते हैं, तो इनका तय हो गया और इनको आगे राज्यसभा में पार्टी भेज देती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सरकार का गठन होता है। अब एक बात और, कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है। कानून वो चीज है जो हमें सभी को माननी है, भारत में हम जो लोग रहते हैं हम सभी को माननी है। पर सरकार सबसे पहले क्या करती है, कानून का एक प्रारूप तैयार करती है। हम एक कहते हैं कि रफ जो ड्राफ्ट तैयार होता है वो तैयार करती है कि हमें कानून में क्या क्या करना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कानून सरकार लेकर के आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि मोटर व्हीकल एक्ट सरकार लेकर के आती है, जैसे कि भाई अब से 1 तारीख से जो भी हेलमेट नहीं लगाएगा उससे 300 का नहीं 500 का जुर्माना लगेंगे, 500 का नहीं 1000 का, ये कुछ तय बात है। ये सरकार ने एक रफ अपना तैयार करा। कानून बनाने का अधिकार सरकार को नहीं है, वो संसद को है, वहां संसद में आपको जाना पड़े। सरकार ने एक रफ डेटा अपना तैयार करा और फिर एक मंत्री क्या है, या तो चाहे लोकसभा में उस जो बिल है, वो जो रफ काम उन्होंने सरकार ने बनाया उससे हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। या तो उस बिल को वो मंत्री लोकसभा में लेके जाएगा या राज्यसभा, पहले कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ज्यादातर लोकसभा में जाता है। लोकसभा में जाएगा, उस पर डिबेट्स होंगी, ठीक है, ये बात सही है, ये गलत है, जो भी उसमें बदलाव करना होता है वो करते हैं। फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में डिबेटें होती हैं, फिर उनमें जो भी करना होता है वो कर देते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा, तो इन दोनों सदनों से जब वो पास हो जाता है, पास होने का मतलब क्या है, बहुमत क्रॉस कर जाए, ठीक है, बहुमत को क्रॉस कर जाए तो वो पास हो जाएगा। और पास होने के बाद क्या होता है, वो राष्ट्रपति साहब के पास जाता है और राष्ट्रपति साहब जब उस पर साइन कर देंगे, उस पर सिग्नेचर कर देंगे, तो अभी तक ये बिल था पर अब ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा या विधेयक बन जाएगा। और वो विधेयक बनते ही देश में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसलिए बहुत सी बार जब आप पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया, केंद्र सरकार ने कानून एक्चुअल में संसद ने बनाया है, पर उसका जो प्रारूप तैयार करा है वो तो सरकार ने करा है ना। अगर सरकार प्रारूप तैयार नहीं करती, वो संसद में लेकर के ही नहीं जाती, तो कानून किस प्रकार से बनता। तो सरकार का काम है किसी भी कानून का एक प्रारूप तैयार करना कि हमें देश में ऐसा कानून बनाना चाहिए। वो बनाएंगी, सोचेंगी, और पर उसको बनाने का जो काम है वो संसद ही करती है। तो सरकार का जो गठन था वो हमें समझ में आ गया और कानून किस प्रकार से बनता है वो भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। पहली बात तो मुझे ये बता दो, सरकार की शक्तियां क्या है। शक्तियों में यही तो है कि सरकार कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो संसद बनाती है। देखो भाई, प्रारूप किसने तैयार करा है, सरकार ने तैयार करा है। सरकार ने प्रारूप तैयार करा और वो लोकसभा में लेकर के गई। अब जैसे मान लीजिए कहा गया कि इस कानून को बनाने के लिए, इस जो बिल आप लेकर के आए उसको बनाने के लिए 50% से ज्यादा लोग हाँ करते, ये कानून बन जाएगा। तो अब आपको पता है ऑलरेडी 50% से ज्यादा प्लस 1 पर तो सरकार ही बनती है, मतलब इस पार्टी के लोग हैं। तो लोकसभा में तो क्या हो जाएगा, आसानी से पास हो जाएगा। पर मान लीजिए राज्यसभा में हो सकता है कि बीजेपी के इतने सदस्य ना हो,
क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य बैठे हैं वो किस आधार पर है कि आपकी राज्यों की विधानसभाओं में आपकी पार्टी की कितनी सरकार है, वहां पर राज्यों की विधानसभाओं में आपके पार्टी के कितने सदस्य बैठे हैं, वो अपन राज्यसभा में किस प्रकार से सदस्य चुन करके जाते हैं उस पर कभी एक स्पेशल वीडियो में चर्चा करेंगे, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो राज्य में आपकी विधानसभाओं में कितने विधायक बैठे हैं उस बात पर निर्भर करता है। तो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में भी बीजेपी के ज्यादा लोग हो, 233 में से जो 50% से ज्यादा लोग हैं वो बीजेपी को, नॉट पॉसिबल। पर फिर भी हम ये मान करके चलते हैं लगभग ये संभावनाएं होती हैं कि लोकसभा राज्यसभा से बिल निकल जाते हैं। तो ये जो शक्तियां है सरकार के पास वो कानून निर्माण की होती है कि वो कानून बना ही लेती है। अब इन कानूनों का कभी मैं ऐसा मानता हूं कि हम आम जनता ऐसा मानते हैं कि सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जो कि हमें लगा अनुचित है या गलत है, ये तो सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, ये तो गलत कानून बना दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ये कानून देश में चल गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं सरकार ने गलत कानून बनाया है, तो क्या होता है कि आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं आप? न्यायपालिका में जा सकते हैं। अब पहले तो आप इस न्यायपालिका को समझो। भारत में 3 स्तर के कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, या न्यायालय 3 स्तर के आपको देखने को मिलते हैं। एक सबसे नीचे स्तर का होता है जिला न्यायालय, जिसे हम लोग कहते हैं। अब जिला समझो, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। देखिए, आप या हम या तो शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, शहर या गांव में रहते हैं। इन गांवों और शहरों को मिलाकर के एक बड़ी इकाई बनाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिला कहते हैं। और इन कुछ जिलों को मिलाकर के रखे हम क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। और राज्य यहाँ पे स्टेट्स है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये, और राज्यों को मिलाकर के पूरा एक राष्ट्र, एक पूरा देश बनता है। तो सबसे निचले स्तर पे तो जिला के लिए एक न्यायालय होगा जिसे हम जिला न्यायालय कह रहे हैं, जो आप सभी के जिलों में होगा, लखनऊ में भी होगा, रांची में भी होगा, जयपुर में भी होगा, हर जगह एक जिला न्यायालय होता है। उसके बाद एक होता है आपके राज्य के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय या इंग्लिश में इससे कहा जाता है हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय हर राज्य के लिए होगा। और इसमें एक बात आपको जो समझने वाली है वो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कभी कभार 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक है। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है। और फिर सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसे कहा जाता है। तो 3 स्तर के न्यायालय हम देखें, जिला न्यायालय जो सभी जिलों में पाए जाएंगे, फिर उच्च न्यायालय जो सभी राज्यों में पाए जाएंगे, और एक इन सबसे बड़ा जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी न्यायालयों को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। अब देखो, जो कानून देश की संसद में बनाओ वो हम जिला न्यायालय पे तो लाएंगे नहीं, हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पे तो लाएंगे नहीं। कहां जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाकर के कहेगी जनता कि ये कानून क्या है, सरकार ने गलत बनाया है, ये कानून सरकार ने संविधान के खिलाफ बनाया, संविधान के आधारों के खिलाफ है। उस पर फिर क्या करेगी? समीक्षा करेगा न्यायपालिका, सच में है या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। न्यायपालिका बोल देगी ये कानून देश में लागू नहीं होगा। अब ऐसी बात नहीं है कि आप गए, सरकार ने पढ़ा, न्यायपालिका ने पढ़ा और कानून रद्द। सरकार की तरफ से भी किसी को बुलाया जाएगा तो सरकार का भी खुद का अपना वकील होता है, उसको भेजेगी सरकार, देखो भाई अपनी तरफ से ये पॉइंट रखना, दोनों की बात सुनेगी। जब जनता ने आवाज उठाई भाई ये चीज गलत डाली है, तो उसका वकील बोलेगा सर हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है, हमने ये चीज सही डाली। और फिर पूरा पढ़ करके पूरा संविधान के आधारों को मिला करके देखा जाता है कि क्या सच में ये काम जो सरकार ने बनाया है वो सही है या गलत है। डन। तो इस प्रकार से संविधान क्या करता है? इनकी शक्तियों पर रोक लगाता है, सीमाएं लगाता है। और ये किस प्रकार से मुख्यतः लगाता है? मौलिक अधिकारों के द्वारा। अब ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये हम आगे अभी लेक्चर में चर्चा करेंगे। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। जब उस सत्ता ने कानून बनाए वे कानून पूर्णतः अनुचित है, जब आपने ऐसा महसूस करा कि उस सत्ता ने, उस सरकार ने जो कानून बनाए वो पूर्ण रूप से अनुचित है, पूर्ण रूप से गलत है, तो हम क्या करें? ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी। अब देखिए, अब हम उस सरकार को तो गलत नहीं कह सकते क्योंकि सरकार ने तो वो पूरी प्रक्रिया मानी है ना कि वह चुनाव लड़े हैं, चुनाव के बाद मंत्री बनाए, जो पूरा प्रक्रिया, जो प्रोसेस संविधान में लिखा हुआ है, उस पूरी प्रक्रिया, एक विशेष प्रक्रिया को मानते हुए वो सरकार बनी है और उसी सरकार ने वो कानून बनाया। तो उस कानून के पीछे ऐसा क्या अन्यायपूर्ण है, कि ऐसी क्या भावनाएं सरकार की रही होंगी जो अन्यायपूर्ण है, जो सबके साथ न्याय नहीं करती, किसी के साथ वो क्या कर रही है? अन्याय कर रही है। तो फिर इस पे क्या कर सकते हैं? तो संविधान का तीसरा काम क्या है? यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को
पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। तो सरकार जो अपने नागरिकों पर, अपने सिटीजन्स पर जो भी कानून लागू कर रही है उस पर क्या है, कुछ सीमाएं लगाए। किस पे सीमाएं लगानी? उस सरकार पे सीमाएं लगानी है जो कानून बना करके जनता पे लगा रहा है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, जनता को क्या करना पड़ेगा? कानूनों को मानना पड़ेगा। ओके, जनता कानूनों को मानेगी। कानून किसने बनाया है? संसद ने बनाया। देखिए बेसिकली बात करेंगे संसद ने बनाया, पर संसद में दबदबा तो सरकार का ही है ना। सरकार ने पहले प्रारूप तैयार करा, तो सरकार ने कानून बनाया और कानूनों को जनता ने माना। अब मान लीजिए जनता उस कानून से खुश नहीं है, तो सर्वोपरि सबसे ऊपर तो भारत की जनता ही है, क्योंकि जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल, उसमें भी कहते हैं हम भारत के लोग। सबसे पहले कौन है? भारत के लोग है। तो ये जो कानून इस सरकार ने बनाया है कि इस कानून को जनता माने, पर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहेगी? ये जनता ही रहेगी। तो इस कानून पे बनाया जो संसद ने या सरकार ने, उस पे सीमा लगाने के लिए सबसे ऊपर कौन है? भारत का संविधान। संविधान रोक लगाएगा कि नहीं भाई ये सही है या ये गलत है। सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अब जो रोक और जो सीमाएं संविधान ने लगाई है उसका सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। उल्लंघन का मतलब क्या है? कि इग्नोर नहीं कर सकती कि नहीं नहीं हम तो ये नहीं मान रहे। उस चीज का कभी भी सरकारें उल्लंघन या इग्नोर नहीं कर सकती। शक्तियों को सीमित करने के तरीके। अब इन शक्तियों को किस प्रकार से सीमित किया जाता है? देखिए एक शब्द को और समझिएगा, हम लोग संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। एक शब्द आता है संविधानवाद, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या कहा जाता है? संविधानवाद, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद में जो बात होती है वो सरकार की शक्तियों को सीमित करने की बात होती है, कि अगर हम सरकार की शक्तियों को सीमित कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे। अब सरकार की शक्तियों को सीमित कैसे किया जा सकता है? एक तो कानून का राज, कानून का राज, क्योंकि कानून का राज होना चाहिए, किसी राजा का, किसी महाराजा का नहीं, एक कानून के रूप से व्यवस्था चलनी चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है। एक हम न्यायपालिका को स्वतंत्र बना करके, जैसे हमारे देश में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। और संविधानवाद का संविधान भी खुद एक उदाहरण है, क्योंकि संविधान भी क्या कर रहा है? सरकार पे सीमाएं लगा रहा है कि भाई आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो अब संविधान में किस प्रकार से सरकार पे सीमाएं लगाई गई है वो हम लोगों को देखना है। मौलिक अधिकार, नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। तो ये कहा जाता है कि संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे, जिसका उल्लंघन सरकार भी या राज्य ना कर सके। राज्य कौन सा? जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्या अलग अलग संविधानों में बदलती रहती है। देखिए अब क्या है कि जो अधिकार हमें मिलते हैं उन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप जो है, ओरिजिनल जो फॉर्म है वो बदल सकता है, उनकी व्याख्याएं जो है वो अलग अलग बदल सकती है, परंतु कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य एक जैसा रहता है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। अगर आप दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कभी चर्चा करेंगे, वहां पे भी समानता का अधिकार होगा, पर उसमें यह बात कहेगी कि रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर ज्यादा भेदभाव है। परंतु जब हम भारत के संविधान पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जाति, धर्म, लिंग पे ज्यादा फोकस करा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत में जो ज्यादा व्यवस्था है कठोर है वो जाति को लेकर करके, धर्म को लेकर के, लिंग को लेकर के। रंग इतना बड़ा मुद्दा लोगों के दिमाग में नहीं आता है। तो उद्देश्य एक ही है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर उनका स्वरूप बदल गया, उनकी व्याख्याएं बदल गई। देखो कि भाई हम रंग के आधार पर देख रहे हैं और तुम जाति के, धर्म और लिंग के आधार पर देख रहे हो। अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। तो जो ज्यादातर जो संविधान है उनमें क्या है? मौलिक अधिकार सदैव ही पाए जाएंगे, हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों पे। मौलिक अधिकार या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले तो मौलिक शब्द को आप समझने की कोशिश करें। मौलिक का मतलब है बेसिक, जो क्या हो? बिल्कुल बेसिक हो, जो बिल्कुल ही क्या हो? जरूरी हो। बिल्कुल जरूरी जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को जब चर्चा चल रही थी तो मौलिक को किस प्रकार से समझाया गया? यह बात कही गई कि ऐसे अधिकार जो इंसान के जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है और उनमें राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य मतलब जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ करके आ चुके हैं। राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सरकारें, संसद भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो वो अधिकार एक इंसान के जीने के लिए अति ही आवश्यक होते हैं, वो कहलाते हैं मौलिक अधिकार। मतलब मेरा जीवन जीने के लिए ये अधिकार तो मुझे मिलने चाहिए। तो हमारे संविधान ने भी क्या है? हमें मौलिक अधिकार दिए। हमारे संविधान में जो बात आती है वो भाग 3 में अनुच्छेद या इंग्लिश में आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल 12 से
35 तक जो बात करी गई है वो किसकी करी गई है? मौलिक अधिकारों की बात करी गई, फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई। अनुच्छेद 12 में यह समझाया गया कि राज्य क्या है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया कि राज्य क्या होता है वो समझाया गया। 13 में यह कहा गया कि अगर कोई भी काम ऐसा हो जो संविधान के विरुद्ध जो कानून बनाओ उसको अवैध घोषित करने की इजाजत है। फिर 14 से हमारे क्या है, शुरुआत हो जाते हैं मौलिक अधिकार। हमें 7 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। कितने मिले हुए हैं? 7 मिले हुए हैं। अब 7 पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार। इसमें बात होती है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। समता का अधिकार या इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब यह कि हमारे देश में सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग, आर्थिक स्थिति, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि आपने आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी, उसमें क्या था, जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसको दर्शाया गया। इसी में एक विशेष प्रावधान डाला गया अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत को खत्म करने की बात करी गई। तो सब समान है, सब बराबर है, यह समता का अधिकार बताता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो बात करी गई है अनुच्छेद 19 से 22 तक करी गई है। इसमें यह कहा गया कि आप स्वतंत्र रहे अपनी बात रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है आपको, आप जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। पर इसमें जो बोलना चाहे इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे जाकर के किसी को 2 चाटे मार दे, 2 गाली बक दे, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, बहुत सी बार क्या करते हैं, संविधान का भी लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, गलत व्याख्या कर देते हैं। संविधान ने मुझे अभिव्यक्ति की आजादी दी, अरे तो भाई ये थोड़ी बोला तो किसी को भी जाकर के गाली बक दे, ये थोड़ी होता है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि अगर आपको लग रहा है कि देश में कुछ गलत हो रहा है, आप उस पर अपनी विचार रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, वो आपको अभिव्यक्ति की आजादी। स्वतंत्रता के अधिकारों में इस बात पे भी चर्चा होती है कि आप चाहे एक शांतिपूर्ण कोई भी संगठन बनाना चाहे संगठन बना सकते हैं, आप जो भी काम धंधा करना चाहे वो काम धंधा कर सकते हैं। अब आप पे बंदिश नहीं होगी कि आप इस जाति के हैं तो यही काम करें, आप महिला हैं तो घर का ही काम करें, ऐसा नहीं है। अब आपको आजादी है, ये स्वतंत्रता के अधिकारों में। और वैसे एक आगे पूरा चैप्टर मौलिक अधिकारों पर आएगा जब हम और भी चर्चा इन पे करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें है अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध मतलब अगर आप पे शोषण होता है, आप पे अत्याचार होता है, इसमें मुख्यतः जो जोड़ा गया है वो बाल श्रम मतलब जो बाल मजदूरी होती है उसको लेकर के, और अंगों का जो गैर कानूनी अवैध धंधा होता है, जैसे कि किसी के अंग निकाल करके बेच देना, जैसे इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है, इन चीजों पर चर्चा करी गई है और आगे हम और भी विस्तार पर चर्चा करेंगे। फिर चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25 से 28 तक जोड़ा गया है। इसमें बोला गया है कि आपको जो धर्म अपनाना है आप वो धर्म अपनाइए, जिस धर्म का आपको प्रचार प्रसार करना है आप करिए, कोई भी आप पे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। फिर अनुच्छेद 5वां जो मौलिक अधिकार है वो है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यह है अनुच्छेद 29 और 30 में। इसमें यह बोला गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिनकी संख्या भारत में कम हो दूसरे समुदाय की तुलना में, उनको अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति को बचाने, अपना कल्चर को बचाने का पूरा पूरा अधिकार है। वो अपने शैक्षणिक संस्थाएं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चला सकते हैं इन संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत। फिर इसके बाद छठा जो है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसे जोड़ा गया था अनुच्छेद 31 में। पर यहां पे अब थोड़ा सा ट्विस्ट आप सुन लीजिए। जब हमारा मूल संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो ये छठा जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, ये रखा गया था, बिल्कुल रखा गया था, परंतु इसको थोड़ा सा विवादास्पद था, विवाद था इसमें यह बात की गई कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं छीना जा सकता। तो वैसे आज भी वैसे भी नहीं छीना जा सकता भाई, जब तक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी। भाई मैंने इलीगल जमीन पे घर बनाया तो तोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर जो चीज लीगल है उसके लिए कैसे? तो बिना कानूनी प्रक्रिया के आप किसी की संपत्ति को नहीं छीन सकते। ये बात ये मौलिक अधिकार कहता था, पर इस पर काफी विवाद चलता रहा। और फिर आखिरी में जाकर के 30 अप्रैल 1979 को इसको क्या कर दिया जाता है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से हटाकर करके संवैधानिक अधिकारों में डाल दिया जाता है। और भारत का जो संविधान का आर्टिकल 300A है,
उसमें इसको जोड़ दिया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, तो कहना कि 1979 से पहले तो था पर अब नहीं है। और कब हट गया? 30 अप्रैल 1979 को हटा दिया जाता है। और अब किस में डाल दिया गया? आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ए बी सी क्या है, जब भी कुछ परिवर्तन होते हैं तो उसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि 300 तो जो है वो संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ ही होगा कुछ ना कुछ, और फिर 300A जो है वो यहां पर परिवर्तन करके डाल दिया गया। संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार भी संवैधानिक अधिकारों का भाग है, परंतु मौलिक अधिकार मूलभूत है, बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा भी बहुत से अधिकार में संविधान देता है कि जो संविधान में जोड़े गए हो वो संवैधानिक अधिकार है। तो 6 था संपत्ति का अधिकार, और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह जोड़ा गया अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह बात कही गई कि अगर ये ऊपर जितने भी आपको अधिकार मिले, अगर इनका उल्लंघन होता है, अगर आपके साथ कोई समानता का व्यवहार नहीं होता है, आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती, आपके साथ शोषण हो रहा है, आपको धर्म की आजादी नहीं है, आपको संस्कृति शिक्षा की आजादी नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करना है? भाई सारी बात बता दी कि आपके साथ ये होगा, पर अगर नहीं हुआ तो क्या करें वो तो बताओ। तो बोला आप फिर कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो अप्लाई मत करो, सीधा कहां जाओ? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। मतलब अगर इन किसी भी में से भी, अब संपत्ति का अधिकार तो हटा दीजिएगा, इन किसी में से भी अगर आपके साथ आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सरकार सबको छोड़ो, आप कहां जाओ? कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जा सकते हो। और इस जो 6ठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें 5 प्रकार की याचिकाओं की चर्चा करी गई, रिट की चर्चा करी गई, जो कि जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। एक बात यहां से ध्यान देने योग्य यह है कि इसी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, दिल और जो सोल है, आत्मा है, वो कहा है। क्यों कहा गया है? वो कहते थे कि कोई भी संविधान है वो देश की जनता के लिए, जनता सर्वोपरि है, जनता सबसे ऊपर है। अगर जनता के और जनता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मौलिक अधिकार, क्योंकि किसी के जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और उल्लंघन होने से बचाता है ये वाला मौलिक अधिकार, तो सबसे ऊपर यह है। तो संविधान की अगर कोई आत्मा है तो वो यही आर्टिकल अनुच्छेद 32 है, ये आपको ध्यान में रखना है। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो मौलिक अधिकार का एक बेसिक सा जो ब्यौरा था वो मैंने आपको बता दिया। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करता है। तो अगर अब आपको पुलिस मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती, कभी भी किसी को उठा लिया, ये पुलिस नहीं कर सकती, ये भी आपको स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आ जाएगा। ओके, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे गिरफ्तारी के ऊपर। कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार है आप लोगों को, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, आप अपने भाषण दे सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, आप अपनी अंतरात्मा, आप जैसा चाहे वैसा काम आप कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि, आप किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं, बस वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के संगठन देश में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो वो संवैधानिक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, पुलिस के गिरफ्तार करने पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पुलिस का काम है इंसान को उठाना और उसकी सेवा पानी करना और फिर उसको घर भेज देना। ठीक है, पुलिस को 2 प्रकार के अधिकार दिए गए। एक है दंडात्मक निरोध, या जिसे हम लोग कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन, इसका मतलब क्या है पहले जानेंगे, पर पहले दूसरा कौन सा वो भी जान लेते हैं। निवारक निरोध, निवारक निरोध जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो आपको पुलिस पकड़ती है, जेल में रखती है, उस जो कस्टडी में रखती है, वो डिटेंशन या निरोध है। इसमें यह कहा गया दंडात्मक निरोध या पुनिटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि आप पहले कुछ गलत करोगे, मतलब आप कुछ क्राइम करोगे और उसके बाद आपको क्या कर लेगी? पुलिस अरेस्ट करेगी, और अरेस्ट करने के बाद आपके साथ पूरी प्रक्रिया होगी। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के, जज के सामने आपको ले जाया जाएगा, और आपको वकील करने की भी आपको आज़ादी, अगर आप दोषी हैं तो भी आपको वकील करने की आज़ादी, आप वकील करिए, बेस्ट से बेस्ट करिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो यह राज्य की, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस इंसान को एक सरकारी वकील प्रोवाइड कराए। यहां तक हमारा संविधान बिल्कुल लिबरल है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपको अगर आप निर्दोष है तो बचने का सारा उपाय आपको संविधान देगा। तो ये तो क्या है कि आपने गलत करा, आपको पुलिस ने एक वारंट के साथ अरेस्ट करा, सब कुछ, सारी जो प्रक्रिया है वो पुलिस ने निभाई, वो है दंडात्मक निरोध।
यहां तक तो आप देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? आपने कुछ अभी करा ही नहीं है आपने कुछ गलत करा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको शक के आधार पर कि भाई आप कुछ गलत करने वाले हैं, उस आधार पर पुलिस आपको क्या कर लेगी, उठा लेगी। और उसमें जब पुलिस उठाएगी तो ना तो आपको कहीं मजिस्ट्रेट कहीं नहीं लेकर के जाएगी, क्या फाइल बनाएगी, क्या चार्जशीट तैयार करेगी, बोले कुछ करा ही नहीं है, शक के आधार पर पकड़ा है। तो शक के आधार में हमें निवारक निरोध में आ जाते हैं। अब ये करा क्यों गया? देखो, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है, गलती करना के बाद सजा देने का प्रावधान नहीं है, गलती की सजा नहीं देनी, में गलती को रोकना है। हमें गलती को क्या करना है, रोकना है। और इसको क्या कहा जाता है, कंपल्सरी इविल कहा जाता है। ये वाला जो प्रावधान है इसे कंपल्सरी इविल कहा जाता है। इविल का मतलब होता है बुराई, और कंपल्सरी मतलब जो आवश्यक बुराई है, जो जरूरी बुराई है वो है। अब आवश्यक बुराई क्यों कहा गया? बोला आवश्यक या कंपल्सरी या जरूरी तो इसलिए है कि जब हमें पता है कि ये इंसान गलत करने वाला है और मैं फिर भी उसे ना रोकूं, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। जब मुझे पता है कि यार ये इंसान कुछ ऐसा करेगा जिससे कि देश को नुकसान हो जाएगा, मैं फिर भी नहीं रोक रहा हूं, तो फिर तो गलती है। और बुराई क्यों है वो सुनो। देखो, मान लीजिए एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। एक्स वाले हैं वो पुलिस अंकल है, और कल को ये दोनों पड़ोसी हैं, इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के क्या हो गई, तानातानी हो गई, छोटा मोटा झगड़ा हो गया अब एक्स ने सोचा इसे अब दिखाना पड़ेगा वर्दी का वजन कितना है, मेरी वर्दी में दम, ठीक है, ऐसे नहीं मानेगा। तो इसको क्या करा, निवारक निरोध के आधार पर उठा लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कि भाई ये कुछ करने वाला कुछ ही नहीं है, पर मन की भड़ास निकालने के लिए इसको पकड़ा, जेल में ले गया, थोड़े दिन सेवा पानी करवाई और फिर छोड़ दिया। फिर बोल रहे हैं अरे सॉरी सर, हमें शक था कि आप ये काम करने वाले। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस क्या अपनी मन की भड़ास भी निकाल सकती है, किसी इंसान से फालतू का बदला भी ले सकती है, गलत भी कर सकती है। तो जरूरी इसलिए था कि हमें गलत होने से रोके, और बुराई इसलिए कि कोई पुलिस वाला अपनी मन की भड़ास भी निकाल सकता है, ये इस प्रकार से करके। ओके, तो ये क्या है, दंडात्मक निरोध, और एक है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा कि कभी कहीं पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आते हैं तो कहा जाता है कि उनको काले झंडे दिखाए गए, ये वाला संगठन। तो वो क्या थोड़ा सा गलत काम है। जो संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं उनको काले झंडे दिखाना, उनका विरोध प्रदर्शन इस प्रकार से करना, वो आए उनके सामने उनके मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तो ये थोड़ा सा क्या गलत है। तो सरकार को, जब पुलिस प्रशासन को पहले से ऐसा शक हो जाता है ये वाले जो संगठन है, ये संगठन इनके खिलाफ है, तो उनके जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको उठा करके 1 दिन 2 दिन तक के लिए रखती है, और जैसे वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी आते हैं वो निकल जाते हैं उस जगह से, उनको छोड़ देती है, कोई फ्री कर देती है, कोई चिंता वाली बात नहीं, उनको छोड़ दिया जाता है। या कभी कभार पहले ही शक हो जाए कि नहीं भाई ये बंदा है कुछ गलत काम में इन्वॉल्व होने वाला है, तो उसको भी पुलिस उठा लेती है। तो दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध, तो दंडात्मक निरोध तो ठीक है, पर निवारक निरोध पर चर्चाएं रहती है हमेशा से, और पर इसको जैसे मैंने कहा कंपल्सरी इविल है, जरूरी भी है पर बुराई भी है। नोट, व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है वो जानेंगे। ये जो अधिकार है, ये सारे अधिकार सामान्य चलते रहेंगे, इन अधिकारों का आपको कभी कोई सरकार उल्लंघन नहीं करेगी, और होता है तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। पर जब जो समय राष्ट्रीय आपातकाल का रहेगा उस समय में इनको सीमित किया जा सकता है, लिमिटेड किया जा सकता है, या पूर्ण रूप से हटाया भी जा सकता है। जब तक आपातकाल वाला दौर रहेगा जब तक आपको इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। अभी आपातकाल समझेंगे। संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों का बिल्कुल अच्छे से वर्णन कर रहा है कि भाई वापस आप उनको कब ले सकते हो, अधिकार वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। देखिए, आपातकाल का मतलब होता है इंग्लिश में इमरजेंसी, और इमरजेंसी आप सब समझते हैं, कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, आपात है, काल है, आपात। और जब हम बात करते हैं आपात की, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस आपात शब्द को समझाऊं तो आपात मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी वाला दौर है, हम पे आपदा आ गई, हम पे समस्या आ गई, और वो समस्या वाला जो दौर रहता है वही थोड़ा सा इमरजेंसी वाला दौर रहता है। अगर मैं चर्चा करूं कि संविधान में आपात शब्द को किस प्रकार से समझाया गया है, तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में भाषण देते हुए कहते हैं कि अगर हम संविधान में आपात शब्द को ही समझा देंगे तो ये आपात शब्द ही खत्म हो जाएगा। बोले कैसे कहते हैं कि ये वाली स्थिति आपात है, ये वाली स्थिति इमरजेंसी है और ये वाली नहीं है, कैसे कहते हैं? वो तो भाई जब हो रही है उस समय तो पता चलेगा भाई ये इमरजेंसी है या नहीं है। ओके भाई, हॉस्पिटल में भी जब 2 केस जाते हैं, ठीक है, एक का थोड़ा सा हाथ कटा और एक का बिल्कुल सिर से भयंकर खून बह रहा है, अब अगर पहले लिख दिया जाए नहीं भाई खून बहने वाली स्थिति आपात कहलाएगी, अरे तो खून बहने कहाँ का खून बह रहा है, सिर का खून बहना, वो मर जाएगा, वो आपात कंडीशन, पहले उसको बचाओ, वो इमरजेंसी कंडीशन।
वो इमरजेंसी है। तो हम हमारे जीवन में देखते हैं ना, इमरजेंसी क्या होता है, कौन सा पहले जरूरी है, वो हम लोग देखते हैं। तो संविधान में आपात शब्द को नहीं बताया गया है, पर अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें या अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें कि आपात का मतलब या आपातकाल का मतलब क्या होता है, आपात का मतलब क्या होता है, कहा जाता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हों, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका अप्रत्याशित संयोग है। अप्रत्याशित संयोग, संयोग का मतलब है कोइंसिडेंस, अप्रत्याशित जिनकी उम्मीद नहीं करी गई। तो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी, जिनकी हमने कल्पना नहीं करी थी, और उन परिस्थितियों पर हमें तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, हमें जल्दी से स्पीड के साथ एक्शन लेने की जरूरत है। अगर हम नहीं लेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर जिसके सिर से खून बह रहा है, अगर उस पर तुरंत उस पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हो सकता है वो मर जाए, तो वो आपात की। तो ऐसी परिस्थितियां जिनकी हमने कल्पना नहीं करी, हमने संयोग नहीं करा, नहीं सोचा कि देश पर कभी ऐसी विपदाएं आ जाएंगी, पर उन विपदाओं पर हमें तुरंत कार्रवाई एक्शन लेने की जिम्मेदारी होती है, वो आपात कहलाता है नॉर्मल बात में। अब बात करते हैं कि देश में आपातकाल को या इमरजेंसी को लेकर के क्या क्या प्रावधान करे गए। बेसिक जानूंगा, बेसिक बताऊंगा, फिर आपातकाल पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, पूरा जानेंगे क्या है। देखिए, आपातकाल को लेकर के संविधान का जो भाग 18 है उसमें अनुच्छेद आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक क्या है, आपातकाल की चर्चा हुई है। इसमें 3 प्रकार की आपातकाल है। पहली आपातकाल जिससे राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आपकी मेन हेडिंग यहां पर डली हुई है। दूसरी है राज्य आपातकाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और तीसरी आपातकाल होती है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल। अब थोड़ा सा एक एक बार जान लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाई जा सकती है, जब आपका किसी देश के साथ लड़ाई होगी। और आपातकाल का मतलब क्या है कि भाई ऐसी स्थितियां हो जाएंगी जब सारी देश की जितनी भी राज्य सरकारें, उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, शक्तियां सबकी खत्म कर दी जाएंगी, अधिकार सब रोक दिए जाएंगे। सारा का सारा जो अधिकार है वो किसके हाथ में आ जाएगा, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा। सब कुछ जो चलाएगा वो राष्ट्रपति चलाएगा। पर आपको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति कैसे चलता है, राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का प्रधान है। असल में सच में पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास। मतलब क्या हुआ कि जब देश में आपातकाल लगाया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में जब आपातकाल लगा दिया गया है, तो सारी की सारी शक्तियां किसके पास है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास आ जाएगी। सारी की सारी शक्तियां उसके पास है। राज्यों में क्या होगा वो डिसाइड करेगा, देश में क्या होगा वो डिसाइड करेगा, और साइन राष्ट्रपति से करवाता जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है, सबसे पहला तो अगर आपका किसी देश के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ हो। अगर आपके किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो लगवाया जा सकता है। जैसे कि 62 में चाइना के साथ हुआ, तब 71 में पाकिस्तान के साथ हुआ, तब आपातकाल लगाया गया। दूसरा, पहले संविधान में कहा गया था कि देश में आंतरिक अशांति, इंटरनल अगर पीस नहीं होती है, शांति नहीं होती है, अशांति का माहौल होता है, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जिसी का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी जी 1975 में आपातकाल लगाया, और यही बात कही थी कि देश में क्या हो रही है, अशांति है। पर अब संविधान में व्याख्या भी नहीं करी गई थी कि अशांति को बता दे, कौन सी अशांति की बात करी गई। तो उसके आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। आपातकाल 3 बार, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार लग चुका है। पर जब आपातकाल हटा और 1978 में 1978-1979 में संविधान में संशोधन करा गया, और इस अशांति शब्द को काट कर करके क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग करा गया। किस देश में ऐसी स्थिति हो जहां पर क्या हो, सशस्त्र का मतलब क्या होता है, हथियारों का इस्तेमाल होने लग जाए, या हम ये कहें गृह युद्ध वाली सी जो स्थिति है ना, जहां पर 2 समुदाय बहुत बुरी तरीके से लड़ने लग जाए, युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, तो ही आप क्या करें, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए, परिवर्तन कर दिया गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा ये होता है, और यहाँ पर अधिकार सब क्या कर दिए जाते हैं, हटा दी जाते हैं। सारी की सारी जो शक्तियां है वो राष्ट्रपति के पास होती है, पर राष्ट्रपति के आधार पर कौन काम करता है, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल काम करता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका चल रहा है। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, ये क्या होता है, जब किसी राज्य में वहां की सरकार है अगर सही ढंग से काम नहीं करती हो, या वहां पे संवैधानिक जो मशीनरी है वो खराब हो गई हो, मतलब वो वहां की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही हो, तो वहां पे क्या होगा, राष्ट्रपति का शासन होगा। अब संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रही हो, इसका मतलब नहीं बताया गया संविधान में। अगर आप संविधान की किसी भी चीज को नहीं मान रहे तो संविधान का उल्लंघन ही है। और ये भी कौन डिसाइड करता है, ये भी राष्ट्रपति साहब डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई इस राज्य में
सही से काम नहीं हो रहा है। और राष्ट्रपति साहब को कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री। इसलिए भी क्या होता है कि राज्यों में क्या होता है कि कभी लगता है कि ये पार्टी हमारे, ये बाकी जो सरकार है हमारे पार्टी के हिसाब से काम नहीं कर रही है, हमारी पार्टी की ये नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति के केंद्र सरकार वाले बोल करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे इतना अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। ये तो हर राज्य में पता नहीं कितनी बार लगी चुकी है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। फिर आते हैं वित्तीय, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, भाई पैसा टक्का सब कुछ ही खत्म हो गया, बहुत बुरी स्थिति में भारत की स्थिति आ गई, पैसा है ही नहीं, महंगाई बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई, जैसा अभी श्रीलंका का हालत हो रही है वैसे। ठीक है, हाल ही की बता रहा हूं, श्रीलंका की जो हालत हो रही है बिल्कुल वैसी स्थिति। पर यह एक भारत के अर्थशास्त्र की और भारत की नीतियों की तारीफ करनी होगी कि आज तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, कि कभी भी ऐसी स्थिति आ गई हो कि भाई भारत का बिल्कुल ही सारे संसाधन खत्म हो गए हो या कुछ भी नहीं है, अब सब बस आपातकाल लगा करके सबकी सैलरी काटो, जितना पैसा बचा सको उतना बचाओ, वो बात। तो ये आपातकालता, इसमें जो चर्चा करी गई थी वो राष्ट्रीय आपातकाल करी गई थी। और इस राष्ट्रीय आपातकाल के समय में जो अधिकार है उनको सीमित कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपातकाल का मतलब क्या है? इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में जरूरी क्या है? देश को बचाना जरूरी ना भाई। आपातकाल का मतलब क्या? देश में विपदा आ गई, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्र पे देश में विपदा आ गई, तो यार देश को बचाना जरूरी है, नागरिकों को थोड़ी बचाएंगे उस समय। नागरिक बाद में, पहले तो देश है, राष्ट्र है। तो राष्ट्र पे विपदा आई और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो तो गलत बात है। तो देश को बचाने के लिए अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। और 1975 में काफी अधिकारों का उल्लंघन उस समय कराया गया, तो यहां पे सीमित कर दिया जाता है। ये बात अपनी यहां पे कंप्लीट होती है। फिर आते हैं हमारा जो एक कार्य और है संविधान का, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। देखिए जो संविधान बनता है उस संविधान में जो लोग बैठे हुए वो हम आम जनता के बीच में से निकल करके गए। और भारतीय संविधान सभा की एक विशेष खासियत रही कि उसमें सभी जाति के भी लोग थे, सभी धर्म के भी लोग थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, कांग्रेस के भी थे और बाकी दूसरी पार्टियों के भी थे। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि संपूर्ण भारत संविधान सभा में बैठा हुआ था। तो सब अपनी समुदायों की, अपने वर्गों की अपनी अपनी जो समस्याएं थी वो संविधान सभा के सामने रख रहे थे और उनके ऊपर क्या है, कानून बनाए जा रहे थे। तो समाज की जो आकांक्षा है, जो डिजायर्स, आकांक्षा डिजायर्स मतलब जो इच्छा है, संविधान जो जनता जो चाहती है, समाज के जो लोग चाहते हैं, उन इच्छाओं को ध्यान में रख करके संविधान बनाया गया। जो लोगों के लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं कि ये होना चाहिए, गोल्स हैं लोगों के, ऐसा देश हमारा एक दिन संविधान के द्वारा बनना चाहिए, हमारा देश बिल्कुल विश्व गुरु बन जाए, हम संविधान ऐसा बनना चाहिए। तो वो सारे काम भी कौन करता है? देश का संविधान करता है। पुराने संविधानों का मतलब क्या है? जो 20वीं शताब्दी से पहले के जो संविधान बने, 20वीं शताब्दी का मतलब यह है कि 1901 से लेकर करके 2000 तक का जो दौर है, इससे पहले जो संविधान बने, पुराने संविधानों ने कहा है, उसमें क्या बात करी गई थी? एक तो निर्णय लेने की शक्ति का वितरण, निर्णय कौन लेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, उसकी ताकत किसको दी गई, इसके बारे में चर्चा होती थी। और सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन या पाबंदी या सीमित करने की बात करी गई थी। पहले के संविधानों में कहीं ना कहीं ये सरकार की आकांक्षा या लक्ष्यों पर, समाज की आकांक्षा या लक्ष्यों पर चर्चा नहीं करी गई कि समाज की आकांक्षा को भी हमें पूरा करना है, इस बात पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी गई। परंतु नए संविधानों में ऐसा हुआ है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार को सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षा और उसके लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे सके। तो सक्षम ढांचा मतलब एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक बिल्कुल अच्छी व्यवस्था करी गई जिससे सरकार क्या कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, कुछ पॉजिटिव कार्य कर सके, और उन कार्य को करने के लिए भी संविधान ने सरकार को ताकत दी है, जिससे क्या हो, समाज की आकांक्षाओं और जो उसके लक्ष्य हैं समाज के, उनकी अभिव्यक्ति हो सके, मतलब वो इंप्लीमेंट हो सके, लागू हो सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। तो भारतीय संविधान सरकार को यह इजाजत देता है कि भाई ऐसी सामर्थ्य, इतनी ताकत देता है कि भाई आप लोक कल्याणकारी काम कर सके, लोक मतलब जनता के कल्याण भले के लिए आप काम कर सके, कानून की मदद से आप उन्हें लागू कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आर्टिकल जो 17 है, अनुच्छेद 17, उसमें बात करी गई थी अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत का अंत होना चाहिए, इस कानून, इसकी बात कर दी गई थी संविधान में। तो अब ये एक ऐसा कानून काम है लोक कल्याणकारी कि भाई छुआछूत का अंत होना चाहिए। यार भेदभाव क्यों? इस भेदभाव के कारण, समाज में वर्गीकरण बंटवारे के कारण ही तो इतने सालों तक हम गुलाम बन करके रहे बाहर के लोगों के। तो ये नहीं होना चाहिए, अंत होना चाहिए। अब ये एक लोक कल्याणकारी काम है, तो इसके लिए सरकार कोई कानून भी बना सकती है।
कानून बना करके भी उसको सरकार लागू कर सकती है। जैसे कि 1955 में संसद ने कानून बनाया जिसमें ये चर्चा होती है कि भाई अस्पृश्यता को खत्म किया जाए, छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो लोक कल्याणकारी काम हो सकते हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए किसी प्रकार का अगर सरकार करती है तो वो भी लोक कल्याणकारी काम में आ जाएंगे। उसका ताकत सरकार ने, संविधान ने दी। संविधान का चौथा और जो फाइनल महत्वपूर्ण जो काम है वो यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, मतलब ऐसी ताकत दे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, जो जनता की इच्छाएं उनको पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। न्यायपूर्ण जहां पर सबके साथ क्या हो, न्याय हो, अन्याय नहीं होना चाहिए। और अन्याय का मतलब क्या है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए और किसी का अपनी इच्छाएं जो है वो नहीं मरनी चाहिए। समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो ऐसी उचित परिस्थितियां होनी चाहिए जिनसे क्या हो, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो। ये संविधान के जो 4 महत्वपूर्ण काम थे उन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इनके अलावा काफी जो पावर बूस्टर डोज है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, पर आज के लिए अब इतना ही, ठीक है। यह आप बिल्कुल मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। और कैसा लगा कंटेंट आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि नहीं यार सच में अब बड़ी क्लास में आ गया है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। और देखिए जो हम पावर बूस्टर डोजेस में जो चीजें पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हम ऐसे टॉपिक्स पे कुछ अलग से और वीडियोस क्रिएट करें और वीडियो बनाएं जिससे कि क्या हो, आपको और भी ज्यादा बिल्कुल डीप में जाकर के हमें सब कुछ जानने का मौका मिले। पर बस शर्त इतनी से कि आप उन वीडियोस को, इन वीडियोस को सबको बिल्कुल आग की तरह फैला दोगे, दूर दूर तक फैला दोगे, खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करोगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप खूब मन लगा करके मेहनत करोगे। इसलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।